निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की गुरदीप कौर वासु ने दृष्टिहीन, मूक व बधिर होते हुए भी कड़े संघर्ष करते हुए पहले 10वीं फिर 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में शासकीय नौकरी प्राप्त की। उनके संघर्ष की कहानी बहुत ही प्रेरक है, तो आइए सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, खोज दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक बहुत विशेष व्यक्ति मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में हमारे बीच हैं गुरदीप कौर वासु, जो कि एक बहुदिव्यांग व्यक्तित्व की हैं, ब्लाइंड डेफ व्यक्ति हैं। वे हाल ही में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है और आज हमारे बीच उनके साथ उनकी माताजी भी मौजूद है यहाँ पर स्टूडियो में। चलिए जानते हैं उनसे गुरदीप से जुड़ी कहानियों के बारे में और कैसे वे इस मुकाम तक पहुँची हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अंजित कौर बासु है। गुरदीप मेरी बेटी है। जी मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरदीप का जब जन्म हुआ तब कैसी परिस्थितियाँ थी, और जब उसका जन्म हुआ तब आपको कब पता चला, कैसे आपको पता चला कि यह सामान्य बच्चों से थोड़ी अलग है, इसको कोई समस्या है? ये प्री मैच्योर थी, 7th मंथ में हो गया था। तो डॉक्टर ने हमको बोला कि इसको भी रूम से बाहर मत करना, अंधेरे में रखना। तो हमने वही करा, लेकिन धीरे धीरे हम बड़ी होती गई। 5 महीने की हम बाहर लाए, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना किसी आवाज़ का, ना लाइट, ना कुछ, मतलब इसको पता नहीं चलता था। फिर हमको लगा ये सुन नहीं पा रही है, देखने का तो पता ही नहीं था कि देखेगी भी नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि मैंने कहा ये आँखें भी इधर उधर नहीं घुमाती, किसी को देख नहीं रही है। फिर उन्होंने बोला कि आप तो इसका ट्रीटमेंट चालू करवा दीजिए। आँखों के डॉक्टर हैं, उन्होंने 9 महीने इलाज करा, तो उन्होंने बाद में बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर उन्होंने हमको बॉम्बे का एड्रेस दिया, वहाँ पे आई हॉस्पिटल है, उधर गए। वो बोलते कि 6 महीने लेट हो गए, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, बस हम आ गए। फिर हम भी जहाँ किसी ने बोला हम वहाँ पर गए, हर जगह इसका इलाज कराया, पर कहीं उम्मीद ही नहीं रही कि इसकी आँखों करेगा। फिर बोलने के भी सब पास डॉक्टरों के पास गए, बोलने का भी कुछ स्पीच थेरेपी करवाई, 3-4 जगह 6-6 महीने करते रहे, वो भी नहीं बोल पाई। भाई सुन ही नहीं पा रही थी तो बोलेगी कैसे। फिर उसके बाद हमने इसको मतलब घर में रखा, उसका हम ये एक्यूप्रेशर करवाया, ऐसे ऐसे इलाज काफ़ी करवाते गए। अब 8 साल की हो गई, क्या करें, इसको स्कूल में कैसे डालेंगे। हम तो मतलब जैसे नॉर्मल छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को खाना खिलाया, भूख लगी, वो बोलता नहीं, हमको पता है टाइम से खिलाना, ऐसे हम करते रहे इसके साथ। लेकिन फिर अब सोचते रहे क्या करें, ऐसे तो बड़ी हो जाएगी, आगे क्या होगा। अब बच्चे, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, उसके लिए बहुत दिक्कत आती हैं। फिर हमको किसी ने बोला कि आप ना बॉम्बे में जाइए, वाशी में, वहाँ पे स्कूल है ये डेफ ब्लाइंड बच्चों का ही। वहाँ गए तो उसका वहाँ पे एडमिशन हो गया। 11 साल की थी, हमने वहाँ एडमिशन कराया। मतलब धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगा उनको भी एडजस्ट करने में, लेकिन ये ना हर चीज़ अपना थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो जैसे शुशु पोटू है तो अपने ही बता देती थी, इसलिए उन्होंने रख भी लिया। तो फिर धीरे धीरे वो सिखाते गए। मतलब 2-4 साल तो इसको लगे सिर्फ सीखने में ही। फिर उसके बाद हम भी धीरे धीरे इसकी साइन लैंग्वेज सीखते गए। 11 साल ये वहाँ पर रही है। 11 साल बाद ये 23 की हो गई, तो बोले कि अब आप इसको घर ले जा सकते हैं, अब हम नहीं रख पाएंगे। घर पे ले आए। उसके बाद 7-8 साल घर पे रही है। बोले मेरे को स्कूल जाना है। इंदौर में सब हमने स्कूलों में पूछा, तो इसको कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, डेफ स्कूल है, ये टोटल जो इसमें तीनों कमी है, उसका कोई स्कूल नहीं था, ना कोई यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। हमने अहमदाबाद भी कोशिश करी थी, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद क्या कर, अहमदाबाद में एक बार सोचा था, तो बोले कि आप हॉस्टल में डाल सकते हो तो देख लो, पर यहाँ पे हम करवा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे पढ़ के रही है वो चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। फिर हम घर पे रहे। इसको रोज़ बोले मेरे को स्कूल जाना है, इसको पढ़ने का शौक़ था कि, या घर से निकलने का शौक़ था, इसको जो भी था, मतलब अच्छा लगता था इसको स्कूल में जाना। फिर आनंद सर्विस सोसाइटी का हमको किसी ने बताया कि आप मैडम और सर से मिलिए, तो वहाँ गए। तो मैडम हमको रोज़ बुलाते थे स्कूल में। हमने
मतलब 4th से वहाँ पे 4th तक पढ़ी, उसके बाद 5th से लेकर 12th तक मैडम ने यहाँ पे पढ़ाई करवाई है। और रही फैमिली की बात, हमारी फैमिली बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली थी, हमको कोई दिक्कत नहीं आती थी। उन्होंने बहुत साथ दिए। बहुत लोगों ने बोला ये तो बोझ बन गई तुम्हारे ऊपर, ये कैसे करोगे। हमने कहा बोझ नहीं, और ये हमारे लिए बहुत लक्की है। अतः इतने कि हमारे घर से अच्छा हुआ ये आई है, तो हमारे घर में सब इसको बहुत प्यार करते हैं। किसी ने मतलब बाहर वाले लोग बोलते थे ये कैसी है, इसको साथ साथ लेके चलते हो, घर में क्यों नहीं छोड़ के जाते। हमने कहा घर अकेले थोड़ी छोड़ के जाएंगे, भले जॉइंट फैमिली थी पर हमारे साथ सब चलने को तैयार थे। हमारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, और किसी ने मेरे को रोका नहीं कि इसको बॉम्बे क्यों भेज रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ वो भी बोलते थे जहाँ लोग बोलते हैं वहाँ जाओ, और हमारे परिवार वाले सब जाते थे। अब इसकी छोटी बहन भी बड़ी हो गई है, वो भी बहुत इसका ध्यान रखती है, पूरी ब्रेल लिपि जानती है, साइन लैंग्वेज जाती है। मैडम के साथ रह के वो और भी काफ़ी कुछ सीख गई है। मैडम और मेरी छोटी बेटी ने बहुत इनकी हेल्प करी। बॉम्बे वाशी में हैंडल केलर स्कूल है, वहाँ पे इसको डाला था। इसको मैं 10 दिन इसके साथ रही। धीरे धीरे थोड़ा दूर होते कि मैडम बोले एकदम हम बच्चों को दूर नहीं कर सकते, बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाए या डर जाए कुछ तो फिर आप वहाँ पे रहिए। तो मेरे को वहीं पे एक रूम दिया गया था, मैं वहीं पे रहती थी। इस क्लास में मैं थोड़ी दूर से इसको देखती थी, टच नहीं करती थी कि मैं यहाँ पर हूँ। धीरे धीरे मैं दूर होती गई, जैसे 4 घंटे लेट हो गया, फिर दूर हो गया, फिर मिल गई, फिर रात को मिले, ऐसे करके। फिर मैंने बोला मैं जा रही हूँ, इसने बोला खुश होके हाँ जाओ। पहले मैं जाती थी तो मैं रोती थी कि पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका इतना प्रोग्रेस था वहाँ पे कि मैं खुशी आती थी वहाँ से। वहाँ का स्टाफ टीचर सब इतने अच्छे थे, बोलते थे देखो मम्मी आप, वहाँ पे मेरे को मम्मी बोलते थे, मम्मी आप पहले आते थे तो रो के आते थे, आप खुश होके जाते हो। मैं कहा मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो कुछ सीख रही है, आप लोग इतना साथ देते तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी। मुझे ये बताइए, घर में जैसे आपने कहा जॉइंट फैमिली है आपकी, तो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है गुड्डी? सबके साथ ही इसका प्यार, इसके मतलब आगे हो के प्यार लेती है ये सबसे। और जैसा कि आपने बताया कि ये अपना काम सारा खुद कर लेती हैं, सीख लेती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग आपने कैसे दी? वहाँ पे ये ना, वहाँ पे हैंडल केलर में ही सीखी है बॉम्बे में, कि अपना कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे धोना है, ये सब वहीं पे सीखी है। घर पे तो खाना भी नहीं खाती थी, हम खिलाते थे। वहाँ से अपने आप से चम्मच पकड़ना, हर चीज़ खाना, और इसको हर चीज़ इतनी पसंद है, कुछ भी दे दो खाने के लिए, कभी कोई नाटक नहीं करती, सब कुछ खा लेती है ये। और एज फैमिली आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस थे? जैसे आपने अपने रहन सहन में या अपने जीवन में उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए, या जैसे आप बता रहे हैं कि उसकी सिस्टर ने भी ब्रेल सीखी है, तो ऐसे आपके लिए क्या चीज़ थी जो आपने अडाप्ट करी उनके अकॉर्डिंग? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि मैं इसको साथ में लेके चलती थी। मेरे को ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा होगा। मैंने अपनी जीवन जिया, अपनी ज़िंदगी जिए, इसको भी अपने साथ रख के मैंने करा। मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। बहुत बढ़िया मैम। अब जब इनका जन्म हुआ था तब से लेके अभी इनकी एज कितनी है? 34। तो उस जो ड्यूरेशन में, जैसे आप जो भी का लाइफ जर्नी देखते हैं, तो उसमें आपको क्या चेंज लगता है, या क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहा है इस सफ़र में? बचपन में तो हमको लगता था कि हम तो जैसे घर में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल जाने लगी, लोगों के बीच में रहने लगी, तो ऐसा लगता था, मैं दूसरे बच्चों को देखती थी। और हमारे घर में सबसे परिवार में बड़ी लड़की यही है, पहला बच्चा ही था जो ऐसा हुआ। तो बच्चे थे ही नहीं जिसके साथ हमको लगता कि कंपेयर कर, दूसरों को देखते थे हम कभी हमारी बेटी भी ऐसे चलेगी, ऐसे स्कूल, वो चलती भी नहीं थी। 8 साल के बाद वो चलने लगी। हम इसको गोदी में ही लेके जाते थे, जा भी जाते थे। तो उसके बाद मेरे को भी लगता था, पर पता नहीं, फिर अपने आप धीरे धीरे सब सीख गई वो। अभी दोस्त हैं इनके, बाहर जाती हैं? नहीं, ऐसे यहाँ के नहीं, मतलब फैमिली सब हमारी बड़ी फैमिली है तो सब है। लेकिन वहाँ पे जो बॉम्बे में इसका हॉस्टल था, वहाँ पे वो आज भी सब फ्रेंड्स के नाम मालूम है, उनकी सारी बातें याद है इसको, सब टीचर्स को याद करती है, उनके बच्चों के बर्थडे तक याद है इसको। अच्छा। आज भी याद है, मतलब कितने 15-20 सालों के इसको आए हुए, लेकिन सब याद है उसको वहाँ का। आप बाकी जो पेरेंट्स हैं, जो बहुदिव्यांग या दिव्यांग बच्चों के जो माता पिता हैं, या उनके परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल पीछे मत रखिए, अपने साथ रखिए, अपने आगे लेकर आइए। कम से कम ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, हो रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये 12th पास करेगी। 12th के बाद फिर जॉब लगना तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मैं यही कहूँगी, ऐसे बच्चों को बिल्कुल अलग से मत रखिए, साथ में लेके चलिए और आगे बढ़ाइए, उनका भी जीवन संवरेगा। और मैडम जैसे
टीचर्स मिल जाए तो उनका तो निहाल ही हो जाएगा। मैम थोड़ा मुझे बता पाएंगे कि जो इनकी 10वीं तक की पढ़ाई है वो कैसे रही, मतलब कैसे वो स्कूल जाना और सारा काम करना? और मैडम वो तो हम स्कूल में मैं उनके मैडम के साथ फोर्थ वहाँ से करके आई थी, 5th क्लास से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाया करा। फिर 10th में हमको राइटर की ज़रूरत पड़ी, तो राइटर हमने बड़ी मुश्किल से, सर ने इतनी मेहनत करके लिया। डेफ राइटर चाहिए था, नॉर्मल ब्लाइंड के लिए तो नॉर्मल व्यक्ति का राइटर चलता था, लेकिन ये साइन लैंग्वेज में बात करती थी, तो इसके लिए तो फिर कोई डेफ बच्चे ही चाहिए थे, इसकी बात को समझ पाए। तो हमने काफ़ी भाग दौड़ करके परमिशन ली। सर ने बहुत मेहनत करी इसके लिए, बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिला। तो इनकी एक संजना इसकी फ्रेंड है, छोटी क्लास की है, उसने इसका पूरा पेपर लिखा था। आइए अब बात करते हैं गुरदीप की प्रेरणास्पद यात्रा की सहायक उनकी शिक्षिका से। अब हम सबके बीच स्टूडियो में यहाँ वह व्यक्ति मौजूद है जिनका धन्यवाद करते हुए गुरदीप की माताजी थक नहीं रही थी। मैं बात कर रही हूँ मोनिका पुरोहित मैम की, जो कि डायरेक्टर हैं आनंद सर्विस सोसाइटी इंदौर की। और अब मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले वो अपनी संस्था और अपने बारे में हमें बताएं। सभी को नमस्कार। मैं मोनिका पुरोहित, आनंद सर्विस सोसाइटी की डायरेक्टर को फाउंडर। आनंद सर्विस सोसाइटी पिछले 27 सालों से मूक बधिर और बहुदिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन के कार्य कर रही है। आनंद सर्विस सोसाइटी के द्वारा इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और देश का पहला मूक बधिर फ्रेंडली थाना इंदौर में तुकोगंज चिन्हित किया गया है, जहाँ पर मूक बधिर बहुदिव्यांग व्यक्ति आते हैं और सांकेतिक भाषा हाव भाव में 0 पर अपनी FIR कर सकते हैं। फिर वो संबंधित थाने पर ट्रांसफ़र होती है और उसी के माध्यम से हम लोग पुलिस में, कोर्ट में मूक बधिर और बहुदिव्यांग बच्चों के केसेस में मदद करते हैं। 400 से ज़्यादा केसेस में हमने काम किया है और 4000 से ज़्यादा केसेस में मूक बधिर बहुदिव्यांग बच्चों की मदद की है। इसमें मेजॉरिटी जो केसेस थे वो बालिकाओं के साथ में यौन शोषण के केसेस थे। मैं जानना चाहूँगी कि गुरदीप जब आपके पास आए थे, गुरदीप की माताजी और गुरदीप आए थे, तब गुरदीप का जो स्टेट ऑफ माइंड था या जो उनका लेवल था ऑफ लर्निंग, वो क्या था? गुरदीप हमारे पास में 8 साल से पढ़ रही है और जब ये हमारे पास आई थी तो इसका एक बीच में गैप हो गया था पढ़ने से। तो जो इसने पढ़ा था वो इसको डेली स्किल, लाइफ स्किल्स तो याद थे, लेकिन सिलेबस जो हमारा करिकुलम था जिसमें साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी आती है वो समझना हमको मतलब गुरदीप को समझाना कठिन था, क्योंकि खाना, पानी, हंसना, मिलना, टाटा, बाय बाय ये सिलेबस नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर आपको बुक पढ़ना होती है, क्योंकि पेपर एक अलग से खाना, पानी और हाय हेलो वाला पेपर नहीं आता है। पेपर हमारे दिव्यांग बच्चों का वही आता है जो सामान्य बच्चों का आता है और उसमें उतने ही प्रश्न होते हैं जितने सामान्य बच्चों को करना होते हैं। तो वो उसमें हमें ना मतलब हम टाइम पास या एक शॉर्टकट वाला सिस्टम नहीं था। तो पहले तो हमको गुरदीप को प्रीवियस जो नॉलेज था उसको एक लेवल पे लाना था, क्योंकि 5th और 8th ठीक है ओके छोटा छोटा सा सिलेबस था वो हो जाता, लेकिन आप 9th से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत इजी टास्क होगा और हम गुरदीप को मतलब छोटे से सिलेबस में पास करा देंगे। क्योंकि एक प्रॉपर आपके पास में सोशल स्टडी आता है जिसमें सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है, इंग्लिश होता है। क्योंकि गुरदीप डेफ ब्लाइंड है तो जो डेफ कैटेगरी होती है उनको डबल लैंग्वेज का एक मतलब छूट दिया हुआ है, तो आप सिंगल लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो, बट वो सिंगल लैंग्वेज भी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो हमारे पास में बहुत टफ चैलेंज था। और इसके पहले हम लोग मल्टीपल डिसेबल्ड में काम कर रहे थे, नो डाउट। डेफ ऑटिस्टिक, डेफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ऐसे बच्चे थे, डेफ और प्रोफाउंड मतलब 100% ब्लाइंडनेस के साथ में गुरदीप पहली बच्ची थी। तो और मैं आपको बताऊं, मैं ना डेफ लोगों की स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैंने डेफ ब्लाइंड का कोई कोर्स नहीं करा है। लेकिन जब गुरदीप हमारे पास आई तो हमने सबसे पहले हेलन केलर के बारे में पढ़ा कि उसकी टीचर ने तो कोई कोर्स नहीं करा था, तो उन्होंने कैसे पढ़ाया था अपनी बच्ची को। क्योंकि टीचर के पास में बच्चा आता है तो टीचर थोड़ी ना तभी ट्रेनिंग लेने चला जाता है, बच्चा तो जैसा आता है आपको ही अपने आप को उसके लिए तैयार होना है। तो हमने पहले सारा उनका पढ़ा कि उनकी टीचर कैसे करती थी, जब वो पढ़ा और फिर गुरदीप अमेरिकन साइन लैंग्वेज। तो अब अमेरिकन साइन लैंग्वेज उनके सारी जो साइन लैंग्वेज होती है वहाँ के कल्चर के हिसाब से डेवलप होती है। हमारे भारत का कल्चर अलग है, हमारे संविधान अलग है, हमारा सिविक्स अलग है, हमारे लॉज अलग है।
तो हमको भारत के हिसाब से सारी चीज़ों को तैयार करना था, तो हिंदी भी आना ज़रूरी था उस वक्त। तो गुरदीप को हिंदी की भी बुक्स, हिंदी का ज्ञान देना शुरू करा संकेतों में सिंगल हैंड से। तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज और हिंदी, भारतीय साइन लैंग्वेज, मतलब हिंदी मीडियम की लैंग्वेज को गुरदीप को पहले सिखाना चालू करा। जब गुरदीप का हमारे साथ एक रेपो बन गया, गुरदीप को एक है ना टीचर के साथ में हमेशा एक है ना कंफर्ट आता है ना, जब तक बच्चों को, तभी वो उनके साथ में सीख सकते। तो जब वो कंफर्ट आ गया तो हम लोगों ने स्लोली ग्रेजुअली, आप सोचे सिलेबस को हम लोग अब चालू करते करना। जब सिलेबस की बात आई तो ब्रेल इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हमारे पास नहीं था, क्योंकि ठीक है, नो डाउट अभी आपसे मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ, बट मैं हिंदी की बुक्स से पढ़ के भी इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकती हूँ। तो अब मेरे पास में सपोज हिंदी की बुक थी तो मैं तो गुरदीप को सब पढ़ा सकती थी, बट गुरदीप को सेल्फ रीडिंग के लिए इंग्लिश मटेरियल चाहिए था, वो भी ब्रेल में चाहिए था। तो हमारे यहाँ एमपी बोर्ड में जो सुविधा है ना, वो हिंदी मीडियम का ब्रेल का मटेरियल हमको अवेलेबल होता है। तो हमने तमाम जगह से जब तलाश करा तो हमको फाइनली NIVH में जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि पूरा सिलेबस आप हमको PDF में दें और वर्ड फाइल भी दें। हमारे पास में PDF की बुक्स थी लेकिन वर्ड फाइल नहीं थी, तो उन्होंने बोला वर्ड में कन्वर्ट करके भेजिए। हमने वो मटेरियल, ये सब प्रोसेस होते होते हम लोग जब अगस्त तक मटेरियल सिलेबस को वर्ड में कन्वर्ट करके उनको भेजे, फिर वहाँ पे भी टाइम हुआ। तो यू विल वंडर कि हमारे पास में 10th बोर्ड की बुक्स नवंबर में पहुँची है सारी की सारी। मीनवाइल हमने रुके नहीं थे, हम लोगों ने एक जो जून से जो हमारा सेशन चालू हो जाता है, हमने गुरदीप को पढ़ाना चालू करा था। गुरदीप आती थी, मैं उसको प्रॉपर बुक्स में से रीड करके पूरा टेक्टाइल साइनिंग से ऐसे कन्वर्ट करके सारा कुछ पढ़ाती थी क्लास 10th का। तो गुरदीप क्लास 10th का स्टडी तो करती थी हमारे साथ में, बट घर जाके उसको सेल्फ जो रीडिंग करना रहती थी वो मिस हो जाता था उसका, क्योंकि जनरली टीचर जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को एक टास्क दे देते हैं कि भाई या तो आप सेल्फ रीडिंग करना है या 2 ये मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। तो गुरदीप वो मिस करती थी, लेकिन हम लोग ने सोचा था कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे भी होगा अपना काम नहीं रोकना है हमको। तो ऐसे करते करते नवंबर में हमारे पास बुक्स आ गई और हमने गुरदीप को थोड़ा सा इन्हें एक्स्ट्रा ही रीडिंग मटेरियल देना चालू करा कि आज इतना 4 पढ़ना है, जबकि जनरली हम 2 या 3 देते, बट 4 या 5 तक भी हम लेकर गए। गुरदीप ने घर जाके उसको रीड करा, क्योंकि आपको बताऊं, डेफ ब्लाइंड होने से गुरदीप को कोई ऐसा फैसिलिटी एक्स्ट्रा नहीं मिली थी जो डेफ लोगों को नॉर्मली मिलती है कि 2 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक ड्राइंग। तो ये 4 सब्जेक्ट थे ही, और एग्ज़ाम रूटीन में मार्च में ही होना थी, और पेपर भी कोई नया नहीं आना था। जो नॉर्मली पूरे MP के बच्चे साइंस का पेपर जो अटैम्प्ट करने वाले थे, जिनके पूरे सारी सेंसेस हैं, वही पेपर गुरदीप को भी अटैम्प्ट करना था। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने वो करा। गुरदीप ने भी कोऑपरेट करा। घर पे मम्मी और इसकी सिस्टर हरप्रीत, वो दोनों मैं जो भी टास्क देती थी वो इसको पुश करते थे कि मैडम ने बोला है ये रीड करना है, तो ऐसा बच्चों को थोड़ा सा पुश करना ही पड़ता है। वो ये करते थे। फाइनली वही हुआ कि प्री बोर्ड ओके, कॉपी हमने चेक करना है, तो बट ठीक है, हमको थोड़ा लगता था कि प्रॉपर होना चाहिए सारी चीज़ें। एक और चीज़ साथ में हमको करना, एक चैलेंज बहुत बड़ा था कि गुरदीप लिखेगी कैसे, वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था। तो उसके लिए जो ज्ञानेंद्र जी है, सोसाइटी के फाउंडर हैं, तो उनको हमने दिक्कत बताई कि हम अपना काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से, लेकिन हमको एक दिक्कत आने वाली है कि राइटर की एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और जो बोर्ड, जो MP का जो सिस्टम है, उसमें ये है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको एक नॉर्मल बच्चा राइटर के रूप में मिलता है, वो 2 क्लास छोटा होता है। बट हम गुरदीप के लिए एक नॉर्मल राइटर कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज जानता नहीं था। तो कैसे? और जब गुरदीप हमारे यहाँ पर रेगुलर पढ़ने आती थी, तो हमने उनमें से कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करा जो गुरदीप के फ्रेंड बन गए थे। तो वो लोग ने है ना गुरदीप के साथ रह के टेक्टाइल साइनिंग थोड़ा सा हमको देख के वो भी क्यूरियस होते थे कि हम भी गुरदीप की भी इच्छा होती थी। तो वो एक है ना, एक छोटे क्लास के बच्चों से इसकी रेपो बन गई थी। तो हमको ऐसा एक स्पार्क जैसी आ गई कि हाँ, इनमें से कोई बच्चा राइटर बन सकता है जो 2 क्लास छोटा है। तो एक लेटर रिप्रेजेंटेशन माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है भोपाल को दिया कि हमको ना एक डेफ राइटर की परमिशन चाहिए जो बाकी सब नॉर्म्स फुलफिल करेगा, वो 2 क्लास छोटा भी रहेगा। तो एक थोड़ा सा वो था कि अरे डेफ राइटर कैसे, क्यों, डेफ राइटर तो होता ही नहीं। तो हमने उनको समस्या बताई कि गुरदीप को डेफ राइटर चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी आंसर को बता ही नहीं पाएगी बोल के, वो टेक्टाइल साइनिंग से बताएगी। तो बोले ऐसा कैसे होगा ऐसा।
फिर हमने बोला सर प्लीज़ आप एक बार परमिशन दीजिए, और हमारे लिए भी एक रिस्क था और एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट था कि 10th बोर्ड में पहली बार एमपी में एक ऐसी बच्ची एग्ज़ाम देने आ रही है जो टोटली डेफ ब्लाइंड है और अपनी डेफ राइटर के साथ में एग्ज़ाम देने आ रही है। तो उन्होंने ओके करा, उसने पूरा पेपर को साइन में पढ़ के गुरदीप को टेक्टाइल से कन्वर्ट करा, गुरदीप ने उसको आंसर बताया और उसने लिखा। और वो मतलब इनको 1 घंटा सिर्फ एक्स्ट्रा मिलता है जो सभी तरह के दिव्यांग को एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो तो इसको भी मिला। वो होते होते जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा था कि गुरदीप का तो रिज़ल्ट था, लेकिन हमारा एग्ज़ाम था। हमको ऐसा लगा था कि एक टीचर का जब रिज़ल्ट आता है तो हम लोग जब रोल नंबर लेके बैठते और देखते ना, तो हमने तो सबसे पहले गुरदीप का रोल नंबर डाला था और हम बस ये सोच रहे थे कि वो लोड हो रहा था, और जैसे वो हुआ और गुरदीप पास, उसके 52%, तो वी वर लाइक ना, हम लोग ऐसे जंप कर गए थे कि हमारा वो जो हमने जो इतने टाइम से जो मेहनत करा था और जो हमारा ड्रीम था कि गुरदीप एमपी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है नॉर्मली हर बच्चे के जीवन में, और गुरदीप के लिए तो ऐसा था कि जैसे मैं क्या बोलती हूँ, हमको ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कर गई उस दिन। वो वाला मोमेंट था। हम लोगों ने सेलिब्रेशन करा, गुरदीप के सारे फ्रेंड्स ने पार्टी करी, सब लोग खूब डांस करे। फिर एक अगला आया कि 12th भी करना है, क्योंकि 11th करना है और 12th करना। तो 11th से हमने क्या करा, 11th का सब्जेक्ट पढ़ाना चालू करा। और जनरली 11th 12th के सब्जेक्ट एक को रिलेटेड रहते हैं, मतलब उसमें एक नेक्स्ट लेवल जाता है, 12th थोड़ा सा हायर रहता है। तो हमने 11th के साथ में थोड़ा 12th का सिलेबस भी इनकलकेट करा कि नहीं अपने को, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम तो वही है ना मार्च तक का, तो वो तो करना ही था, तो वो करा। और वही सारे पुराने, अब हमारे पास में क्या था, पुराना एक एग्जाम्पल था। गुरदीप खुद एक एग्जाम्पल थी कि उसने 10th में एक डेफ राइटर के साथ में एग्ज़ाम दी थी। तो गुरदीप के ही एग्जाम्पल को लेके हम फिर बोर्ड के पास में पहुँचे कि सर फिर से वही सारा कॉम्बिनेशन है, 2 क्लास नीचे का एक बच्चा रहेगा, एक डेफ रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा पहले हो चुका है क्या? नहीं, पहले और कहीं तो नहीं हुआ, इसी के साथ हुआ है, तो ठीक है देख चलो। वही हुआ और गुरदीप ने एग्ज़ाम दिया। ये जो एग्ज़ाम और टीचिंग का प्रोसेस चल रहा था, इसी बीच में एमपी गवर्नमेंट में दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान में निकला। तो उसमें उन्होंने मिनिमम क्लास 8 का मांगा था। तो हमने मम्मी को, गुरदीप की मम्मी को मोटिवेट करा कि आप इसमें फॉर्म डालिए। और तो थोड़ा सा उनको लगा कि ये कैसे करेगी। हमने बोला आप तो डालो फॉर्म, क्योंकि एक चीज़ हो सकती नहीं, लेकिन एक चीज़ हो भी तो सकती है, ये भी तो हम उसी के ऊपर फोकस करके डालते हैं। तो वो फॉर्म भी डाला। वो 12th की पढ़ाई करते करते गुरदीप का एक इंटरव्यू भी हुआ, जो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू से मतलब सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू कॉल करके सिलेक्शन था। तो गुरदीप इंटरव्यू के लिए अपीयर हुई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं साथ थी, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये अकेली गई थी। मैं वहाँ नहीं थी, कोई और व्यक्ति वहाँ आए थे। उन्होंने बोला हम गुरदीप से कम्युनिकेट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि टीचर और माँ कब तक जीवन में साथ रहेंगे, एक टाइम के बाद में तो बच्चे को अकेले ही तैरना है नदी में जाके। तो इसने जाके जो भी क्वेश्चन आंसर दिए होंगे हुआ, और हमने 12th की पढ़ाई जारी रखी। और अभी जो मई में जो रिज़ल्ट आया उसमें गुरदीप को फिर से 12th में 52% आए। और मतलब जब इसके फ़ोटो या इसके कुछ चीज़ें हमने सोशल मीडिया पे डाली तो कोई का फ़ोन आया कि हम गुरदीप का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और फिर अचानक से एक निकल के आई एक नया, इसको गुरदीप को हमारी प्यारी सी गुरदीप को एक नाम मिला है, इंदौर की हेलन केलर। और हमने जब पूरा सर्च करा तो देखा कि पूरे भारत में कहीं पर भी डेफ ब्लाइंड बच्चे, और वो भी एक वुमेन, मतलब मेन स्ट्रीमिंग गवर्नमेंट जॉब में नहीं आए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, जब उन्होंने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को जब पारित करा था तो उन्होंने 4% उसमें रिजर्वेशन दिया था। तो जो डेफ ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज और एक MD मल्टीपल डिसेबल्ड कैटेगरी, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में डेफ ब्लाइंड जैसे सभी दिव्यांगों को उसमें ऐड करा। हमको बस वही एक चीज़ दिख रही थी कि एक जगह का ही है। और जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था ना कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो रियली इनेक्टमेंट तो वही हुआ। तो इंटरव्यू के बाद में जब शॉर्टलिस्ट हुए, थोड़ा सा वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, सबको लगता था इससे कैसे काम कराएंगे, क्या होगा। लेकिन क्या हुआ कि ये टॉप किया इसने मेरिट में वहाँ पर भी, अकॉर्डिंग टू हर मतलब
परफॉर्मेंस, उसके परसेंटेज, उसकी डिसेबिलिटी। फिर फाइनली जब गुरदीप ने ज्वाइन करा तो एक बार वहाँ पे जाके ज्ञानेंद्र जी ने जाके पूरे ऑफिस के स्टाफ को गुरदीप के साथ में ओरिएंट करवाया 2-3 दिन। उसके जो नेक्स्ट जब रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वहाँ के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स है, सबसे मिलवाया और उनको भी बताया कि गुरदीप से हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि एक बार आपका मोबिलिटी ओरिएंटेशन हो जाता है, एक बार अगर कम्युनिकेशन का ओरिएंटेशन हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति के साथ बात करना असंभव नहीं है। और लोग तो जानवर पालते हैं, हमारी गुरदीप तो इंसान है, वो सारी फीलिंग्स रखती है, दिमाग रखती है, पढ़ लिख के आई है। तो वो लोग ने भी एक्सेप्ट करा और अभी 20 डेज से ज़्यादा ही होने को आए हैं कि गुरदीप वहाँ पे काफ़ी सारे काम सीख गई है। पेपर पंच कर लेती है, एनवलप में डाल लेती है, सील लगा लेती है, प्रॉपर फाइलिंग कर लेती है। तो हमको लगता है कि गुरदीप थोड़ा सा उसका नॉर्मल डिफरेंट है। वो लोग 2 दिन में सीखते हैं, हो सकता है वो 15 दिन में सीखेगी, लेकिन वो सब काम सीख लेगी जो सामान्य लोग करते। तो हमको गुरदीप पे विश्वास है और हमको बहुत खुशी है कि वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम करा है। मुझे ऐसा लगता है जितनी मेहनत गुरदीप ने की है उतनी ही मेहनत आपने की है, उतनी ही मेहनत उनकी माताजी ने की है, और जितनी वो प्रशंसा की हकदार है। और जैसे आपने कहा, वो जब उसका रिज़ल्ट आया और उसे जितनी खुशी हुई होगी कि वो पास हो गई है, वही खुशी मुझे आपके चेहरे पर भी दिख रही है। तो जितनी बधाई मैं गुरदीप को दूंगी उतनी ही बधाई के पात्र आप भी हैं और Thank you उनकी so माताजी much. भी हैं। हम गुरदीप से बात कर सकते हैं? जी जी। तो गुरदीप, क्वेश्चन टॉक जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरदीप को कैसा लगा था जब उसका रिजल्ट आया या जब उसका जॉब शुरू हुआ? मैं जब 12th पास हुई तो मैं बहुत खुश हुई थी। ये बहुत खुश होने का इशारा है। आज आप लोग शायद राजभवन भी गए थे। जी, जी। तो प्लीज़ उससे अगर हम जान पाएँ कि वहाँ का उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आज मॉर्निंग में अपन गवर्नर सर से मिले थे तो गुरदीप कैसा लगा? गवर्नर सर, हाँ, तो मुझे गवर्नर साहब से मिलके बहुत खुशी हुई थी। पढ़ाई करना पसंद है? गुरदीप को स्टडी करना पसंद है, लाइक स्टडी लाइक, हाँ, मुझे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। आगे पढ़ाई को लेकर मैम क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर गुरदीप कॉलेज स्टडी वांट कॉलेज, मैं कॉलेज में भी पढ़ना चाहती हूँ साथ में। मतलब शी वांट टू परस्यू हर ग्रेजुएशन। आई वांट टू आस्क दैट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर हर, कि आगे वो क्या पढ़ना चाहेंगे, किस फील्ड में और आगे पढ़ाना चाहेंगे? बिकॉज गुरदीप का जो है मतलब कि आर्ट्स से हम लोगों ने करा है, तो हम ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि आर्ट्स बैकग्राउंड में वो अपना ग्रेजुएशन परस्यू करे। और वही सूटेबल है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से अपना बेस बना हुआ उसको हम छोड़ के डिफरेंट एक लाइन में जाना कठिन हो जाएगा। गुरदीप कोई मैसेज देना चाहती हो हमारे श्रोतागणों के लिए? गुरदीप बेटे, तुम गुरदीप बोलो क्या, लाइफ, गुरदीप बोल रही है कि लाइफ तो बहुत हार्ड है, बट स्टडी करने से क्या होता है, बट स्टडी करने से हम विन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आशा करते हैं कि गुरदीप और आगे बढ़े और पढ़ाई करे और अच्छी पद पर पहुँचे अपने नौकरी में। आज की इस विशेष बातचीत में गुरदीप के साथ और मोनिका मैम के साथ हमने ये जाना कि अगर आप कुछ भी ठान लें तो वो मुमकिन है। और गुरदीप की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ आए, पर अगर आप मन में ठान लें तो आप वो सब पा सकते हैं, वो सब आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से गुरदीप का, उनकी शिक्षक का, उनकी माताजी का धन्यवाद करती हूँ कि वे अब समय निकाल कर हमारे बीच आए। धन्यवाद।